जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भारतीय इतिहास पे हमारी कुछ वीडियोस बनाई जाएं, और उसी क्रम में हमने एक आरंभ किया है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की वीडियोस आती रहेंगी। जैसा कि हमारे प्राचीन भारत का पहला ये वीडियो है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्राचीन भारत को हम कुछ शॉर्ट तरीके से या कुछ कम शब्दों में हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे, और एक चार्ट के हेल्प से हम इस वीडियोस में देखेंगे कि क्या है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो स्रोतों के आधार पर बटा हुआ है, और उस स्रोतों के आधार पर ही इसको हम लोग आगे बांटेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में काल को वह काल कहलाता है जहाँ पर लिखित पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि मानव का विकास जो जब लिखित सभ्यता आई थी या लिखना पढ़ना जाने, तो उससे कई लाख साल पहले मानव का विकास हो चुका था। इसीलिए कुछ ऐसा कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु अभी उनको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, उदाहरण के लिए हम लोग देखा जाए कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो हमारी आदि ऐतिहासिक काल है। वहाँ पर जो लिखित हमारी चित्रात्मक शैली जो मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फिर आता है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड होता है जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं तथा उनको पढ़ा भी गया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कालखंड ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। जैसे वैदिक काल के बाद में जितने भी काल हैं, बौद्ध काल, जैन काल और मौर्य युग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। अशोक के स्तंभ शिलालेख हो गए, ये सारे साक्ष्य हमारे मिले हैं, इनको हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इस सब चीज़ों में पहला जो है वो प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और एक चार्ट के मैप के थ्रू हम लोग जानने की उसको कोशिश करेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो हमारा प्रारंभ हुआ था उसके बारे में साक्ष्य हमारे 1842 में डॉक्टर प्राइमोज ने, जो कर्नाटक के पास एक रायचूर जिला है वहाँ पर लिंगसुगुर जगह है, वहाँ पर औजारों का एक खजीरा मिला या एक जगह मिली जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के कुछ औजार मिले। क्योंकि वहाँ पर एक जो बड़े बड़े पत्थरों के जो उनके औजार जो प्रयोग किए जाते थे, उनका एक औजार की एक जगह मिली। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस ने जबलपुर के आसपास नर्मदा नदी के जो तट के किनारे कुछ ऐसे पत्थर मिले जिन पर कुछ कारीगरी की गई थी। उसके बाद में भारत में जो हमारा मेन जो प्रागैतिहासिक काल का जो स्टार्ट किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, प्रारंभ किया था। जो पाषाण काल के बारे में जो जानकारी दी थी पूरी तरीके से, वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दी थी। या कई एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि पाषाण काल के जो बारे में जानकारी जो भारतीय इतिहास में किसने दी थी सबसे पहले, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रारंभ किया था। 1820 में जगेनस थॉम्सन जो थे, उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और कांस्य पाषाण काल और लौह युग में बांटा था। 1820 में जब उन्होंने पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग को बारे में बांटा गया था, तो पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि इसको पाषाण काल क्यों कहा जाता है, और कांस्य युग को कांस्य युग क्यों कहा जाता है, और लौह युग को लौह युग क्यों कहा जाता है। क्योंकि पाषाण काल में अब मनुष्य अपनी दिनचर्या या अपनी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए पत्थरों का यूज़ करता था, इसीलिए उसको पाषाण काल कहा गया है। और कांस्य युग में जो तांबा और टिन को मिला करके जो कांस्य बनाया जाता है, वो कांस्य का प्रयोग करते थे अपने औजारों में और अपनी दिनचर्या में, इसीलिए उसको कांस्य युग कहा गया है। और जब वो मनुष्य लोहे का प्रयोग करने लगा तो उसको लौह युग या आयरन एज कहा गया था। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसको पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, वो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर प्रागैतिहासिक काल को
कई चरणों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक बार बहुत सारे भाग हो गए हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास है वो स्रोतों के आधार पर बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर कि प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसको उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल, वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है, वह कालखंड हमारा ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। फिर प्रागैतिहासिक काल को कालों के आधार पर या उसके कालखंड के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल वह काल है जिसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा जीवन जिया है, क्योंकि इसको जो हम लोग 25 लाख साल पहले से प्रारंभ हो गया था और इसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य सर्वाइव किया हुआ है। तो इसको कालखंड के बारे में जानेंगे, ये काल क्या है, उसके चरण कितने चरणों में बटा है और उसके गुण क्या थे और उसके औजार क्या क्या प्रयोग करता था। महत्वपूर्ण स्थल जो मिले हैं, ये स्थल वही हैं जो एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं, उसी के आधार पर हम इस वीडियोज़ में लेके आए हैं और उसमें क्या क्या खोज हुई है, इन सब चीज़ों को इस चार्ट के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो पहला आता है कि कालखंड क्या आता है। पुरापाषाण काल हमारा 25 लाख BC, यानी BC मतलब ईसा पूर्व और AD मतलब ईस्वी, जो 20 लाख BC से 10,000 BC तक की हम लोग पुरापाषाण काल को जानते हैं और 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक की हम लोग मध्य पाषाण काल को जानते हैं। और यहाँ पर कुछ किताबों में दिया गया है कि 10,000 से 1,000 BC तक की माना गया है और कुछ किताबों में दिया गया है 4,000 से 1,000 तक की। वही इसलिए कहा गया है कि इसमें भी 10,000 और 4,000 और इसमें भी 10,000 से स्टार्ट होता है और 1,000 तक की नवपाषाण काल आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ये कालखंड एक साथ चल रहा था, कुछ जगहों पर जो चीज़ों के बारे में एडवांस जानकारी हो गई थी वहाँ पर नवपाषाण काल चल रहा था और जो चीज़ें कुछ पीछे रही थी वहाँ पर मध्य पाषाण काल चल रहा था। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको एक हम लोग संक्रमण काल भी कह सकते हैं। यह मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का मिला जुला मिक्सचर था। तो उसमें कुछ जगहों पर जो एडवांस जानकारी हो गई थी चीज़ों के बारे में, वहाँ पर नवपाषाण काल चल रहा था और जहाँ पर अभी जानकारी नहीं हो पाई थी वहाँ पर मध्य पाषाण काल चल रहा था। फिर आता है कि इसको चरणों में कितने भागों में बांटा गया है। जो पुरापाषाण काल को भी, क्योंकि इसमें जो मनुष्य है बहुत लंबा जीवन जिया था, इसको भी पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में बांटा गया है। हालांकि इसमें से प्रश्न कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। फिर उसके आते हैं कि गुण या लक्षण क्या क्या थे। जो हमारे पुरापाषाण काल के जो थे वो लोग आखेटक यानी शिकारी थे। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। खाद्य संग्राहक भी बन गए थे, लेकिन यहाँ पे पशुपालन और कृषि हमारी नहीं थी। जब हमारा मध्य पाषाण काल में आया तो मनुष्य का जीवन बदला, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया और खाद्य संग्राहक तो पहले से थे और अभी भी बने रहे, लेकिन पशुपालन की जो शुरुआत है वो हमारी मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो गई थी। जब नव पाषाण काल में आया तो मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और पशुपालन भी प्रारंभ जारी रखा और यहाँ से एक शुरुआत होती है नए समाज की और वहाँ पर स्थायी जीवन जीने लगा। मनुष्य हमारा स्थायी बस्तियाँ बसाने लगा और वहाँ पर निवास करने लगा। फिर आता है कि हम जो औजार थे वो पुरापाषाण काल में कैसे थे। वो क्वार्टजाइट पत्थर यानी बड़े बड़े पत्थर, हमारे बड़े बड़े पत्थरों के औजार प्रयोग किए जाते थे, ये पुरापाषाण काल में। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो माइक्रोलिथिक जो एक लिपि माइक्रोलिथिक अपनाई गई, यानी जो सूक्ष्म जो पत्थर थे वो उनके औजार बनने लगे, छोटे आकार के, जिनकी जो आकार होता था 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक की औजारों का प्रयोग करने लगे। फिर जब नव पाषाण काल के जो आया तब वहाँ पर स्लेट के बने औजार हमारे प्रयोग होने लगे थे। स्लेट के जो बने औजार वो बहुत ही पतले और धारदार होते थे। फिर यहाँ पर कुछ मिलता है कि पुरापाषाण काल के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो मिले हैं, और उसी तरीके से मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि
मनुष्य द्वारा पहला जो जानवर था, जो पालतू जानवर था, वो कौन था? क्योंकि पशुपालन स्टार्ट कर दिया था वो कुत्ता था, क्योंकि यह शिकार करने में मदद करता था और सिक्योर यानी सुरक्षा के नज़रिए से भी वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता था। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं स्थलों के बारे में, वो हम उनके बारे में देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में भीमबेटका जो एमपी में नर्मदा नदी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर गुफा शैलचित्र यानी शैलचित्र जो गुफाओं में बने हुए चित्र मिले, गुफाओं में चित्र जो भीमबेटका में मिले वो पूरा पाषाण काल के भी थे, मध्य पाषाण काल के भी थे और नव पाषाण काल के भी, यानी तीनों कालखंडों के जो शैल चित्र थे वो भीमबेटका की गुफा में पूछा गया है। इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था। फिर पलवरम जो है वहाँ पर, जो ये तमिलनाडु की जगह है, वहाँ पर सबसे पहले जो औजार मिला वह कुल्हाड़ी मिली वहाँ पर। फिर आता है बागौर और दिदवाना जो राजस्थान में जगह है, वहाँ पर हमारी कुछ जो पुरा पाषाण काल की बस्तियाँ मिली और कश्मीर घाटी में भी एक कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और एक नेवासा जो जगह है वहाँ पर खुरुचनी, जो महाराष्ट्र में नेवासा जगह है, वहाँ पर खुरुचनी यानी कुल्हाड़ी के साथ में खुरुचनी भी एक औजार होता था, वो भी मिला है। और अतिरमपक्कम में कई सारे ऐसे औजार मिले हैं, या फिर मानव कंकाल की खोपड़ियाँ भी, मानव कंकाल के जो सर होते थे वो भी वहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं। तो अतिरमपक्कम में एक प्रश्न याद रखिएगा कि मानव कंकाल जो हमारे वो अतिरमपक्कम यानी तमिलनाडु में मिले थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर आता है मध्य पाषाण काल में हमारी कुछ जगहें हैं, जो है सराय नहर राय जो यूपी में है, यहाँ पर जो क्या मिली हैं, ये मध्य पाषाण काल की कुछ बस्तियाँ मिली हैं। और मादाहा जो प्रतापगढ़ यूपी का ज़िला है, वहाँ पर भी कुछ हमारी जो बस्तियाँ मिली हैं। जो बागौर भीलवाड़ा का एक ज़िला है, वहाँ के एक बागौर जगह है जो कि राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पर जंगली और पालतू और मानव कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर? बागौर जो राजस्थान में एक भीलवाड़ा ज़िला है, वहाँ का एक बागौर जगह है जहाँ पर जंगली, पालतू और मानव कंकाल भी वहाँ पर मिले हैं। फिर आदमगढ़ या होशंगाबाद जो एमपी में पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदमगढ़ जो है वहाँ पर जो पहली बार पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ में मिले हैं। आदमगढ़ एमपी के होशंगाबाद ज़िले का एक जगह है जहाँ पर पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम्स में, और आरओ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है वीरभानपुर जो पश्चिम बंगाल की जगह है, यहाँ पर भी कुछ बस्तियाँ मिली हैं मध्य पाषाण काल की। और जलालहल्ली जो कर्नाटक की जगह है, यहाँ पर ही मानव कंकालों का हम इसके साथ देखेंगे कि हमारा नव पाषाण काल में जो मनुष्य की जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन से थे। बुर्जहोम जो एक जगह थी वो कश्मीर में पाई गई थी। बुर्जहोम एक जगह कश्मीर में, एक दूसरा वर्ड गर्तावास, ये दोनों हमारे कश्मीर में पाए गए थे। गर्तावास वह जगह होती थी जहाँ पर लोग जो गड्ढा खोद करके ज़मीन के नीचे रहते थे, गर्त मतलब ज़मीन के नीचे रहना, वह हमारा गर्तावास कहलाता था। वहाँ पर गर्तावास में मनुष्य के शव के साथ में उसके पालतू जानवर का शव भी पाया गया। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी जगह थी जहाँ पर दो कंकाल यानी मनुष्य के शव के साथ में उसके पालतू जानवर का कंकाल भी रखा गया था। वो हमारा बुर्जहोम एक जगह थी, वहाँ पर पाया गया था। फिर आता है कुफ कराल, जो उसको हम लोग कुम्हारों की गुफा भी कहते हैं, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में पाया गया था। और चौपानी मांडू जो इलाहाबाद की जगह थी, वहाँ पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों चरणों के अवशेष मिले हैं। फिर आता है कोहिलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि भारत में प्राचीनतम चावल के जो अवशेष मिले हैं वो कोहिलवाड़ा जगह है, वहाँ पर पाया गया था। फिर आता है महगरा जो जहाँ पर गोलाकार खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद अंतिम चरण आता है कि उसका खोज की मानव ने पुरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज कर ली थी, और मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में किस चीज़ की खोज की थी। पुरा का पाषाण काल में मनुष्य ने औजारों की खोज कर ली थी और आग की खोज कर ली थी, परंतु आग का प्रयोग करना अभी पुरा पाषाण काल के व्यक्तियों को नहीं आता था। जब मध्य पाषाण काल आया तो वहाँ के मनुष्यों ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था और अपनी जीवन शैली के बारे में चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल आते आते मनुष्य ने
पहिए का आविष्कार कर लिया। पहिए का आविष्कार मनुष्य के जीवन के आवागमन के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता था, इसलिए मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया और साथ ही साथ कृषि करना प्रारंभ कर लिया और एक विकसित समाज की स्थापना की थी। इसके साथ प्रागैतिहासिक काल से कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी वो तांबा थी। तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था। और पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जो पशु था वो कौन सा था। पालतू जानवर वो कुत्ता था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी। वो जौ थी। और प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्राचीन चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो हमारे कहाँ मिले। कोइलवाड़ा से मिले। और हमारा पूछा जाता है कि पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य मिले वो आदमपुर से मिले थे। आदमपुर एमपी से मिले थे। और ताम्र काल को हम लोग चालकोलिथिक काल भी कहते हैं। और भीमबेटका एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों के शैलचित्र मिले थे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसको कहा जाता है। वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रागैतिहासिक काल की वीडियो जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को बताया गया है। आगे आप लोगों को अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्राचीन इतिहास की एक सीरीज़ आएगी और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की वीडियोज़ आती रहेंगी। इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि 2 वीडियोज़ के काल में होगी और उसमें बताया जाएगा हड़प्पा सभ्यता हमारी शुरुआत, भारतीय सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।